नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कहा, महिला, जनजातीय और वंचित समुदाय के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोग देश की अंतरात्मा को जीवंत बनाए हुए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में निर्मित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों का मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से किया सफलतापूर्वक परीक्षण। भारतीय नौसेना की महिलाओं के एक दल ने अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा कर रच दिया है इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए रविवार को अपना सबसे छोटा रॉकेट करेगा प्रेषित। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चावल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया। अमरीकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने अमरीका और चीन के मध्य बढ़ते तनाव के बीच टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की और राष्ट्रमंडल खेलों में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता, जबकि मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में बन गए हैं भारत के पहले रजत पदक विजेता। और सैफ अंडर-20 फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा आज शाम भुवनेश्वर में। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के धर्मपुर में 300 करोड़ रुपए से अधिक की श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि श्रीमद राजचंद्र मिशन की पहल ने ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। मिशन द्वारा शुरू की गई आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से दक्षिण गुजरात के ग्रामीण, गरीब और जनजातीय लोगों को लाभ होगा। राजचंद्र मिशन धर्मपुर का कार्यक्रम इसी शाश्वत भावना का प्रतीक है। मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण हुआ है तो एनिमल हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंसी का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ है। इससे गुजरात के ग्रामीणों, गरीबों, आदिवासियों, विशेष रूप से दक्षिण गुजरात के साथियों को, हमारी माताओं बहनों को बहुत लाभ होगा। इन आधुनिक सुविधाओं के लिए जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए श्रीमद राजचंद्र उत्कृष्ट केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र से 700 से अधिक जनजातीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि श्रीमद राजचंद्र शिक्षा और कौशल के माध्यम से बेटियों के सशक्तिकरण पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में महिला सशक्तिकरण के बारे में गंभीरता से बात की थी। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश की नारी शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में सामने लाना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, जनजातीय और वंचित समुदाय के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले लोग देश की अंतरात्मा को जीवंत बनाए हुए हैं। बेटियों को पढ़ाना जरूरी है कि समाज में सुधार तेजी से हो सके, समाज में आई बुराइयों को हम और तेजी से दूर कर सके। देश की नारी शक्ति को आजादी के अमृत काल में राष्ट्र शक्ति के रूप में सामने लाना हम सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार आज बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर उस अड़चन को दूर करने में जुटी है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है।
रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रिजर्व बैंक खुदरा महंगाई पर नियंत्रण के लिए रेपो दर में 25 से 50 आधार अंकों की वृद्धि कर सकता है। रेपो दर पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेते हैं। यदि रिजर्व बैंक रेपो दर में वृद्धि करता है तो बैंकों के खुदरा और अन्य ऋण की उधारी लागत भी बढ़ जाती है, जिसके कारण बैंक ऋण की ब्याज दर बढ़ाकर बढ़ती लागत का बोझ उधार लेने वालों पर डाल देते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चौल मामले में गिरफ्तार शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। निदेशालय ने कहा कि वर्षा राउत के खाते में लेनदेन किए जाने का पता लगने के बाद ये सम्मन जारी किया गया है। इससे पहले विशेष अदालत ने संजय राउत की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत सोमवार तक बढ़ा दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के पात्रा चौल भूमि घोटाले में संजय राउत को रविवार आधी रात को गिरफ्तार किया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और सेना ने देश में निर्मित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों का कल महाराष्ट्र में अहमदनगर के आर्मर्ड कोर सेंटर स्कूल के सहयोग से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल ने 2 अलग अलग रेंज से सटीक निशाना लगाते हुए लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल में उच्च क्षमता का टैंक रोधी बारूद इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल को मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रविवार 7 अगस्त को अंतरिक्ष में तिरंगा फहराएगा। तिरंगा फहराने के लिए इसरो अपने सबसे छोटे व्यावसायिक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये रॉकेट श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:18 पर छोड़ा जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने नए उपग्रह को गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के तेजी से बढ़ रहे क्षेत्र में ये भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश के 75वें स्वाधीनता दिवस में अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया जाएगा। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एक छोटा उपग्रह आजादी सेट भी भेजा जाएगा। इसमें 75 पेलोड लगे हैं। इनका निर्माण देश भर के 75 सरकारी ग्रामीण विद्यालयों की 750 युवा लड़कियों ने किया है। इस परियोजना की परिकल्पना स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में युवा लड़कियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए की गई है। महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा अभियान में तेजी आ रही है। इस अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। इस महीने 15 तारीख को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह देश में जारी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आकाशवाणी समाचार आज से इंडिया एट 75 विशेष श्रृंखला शुरू कर रहा है। आज का विषय है भारत का जीवंत लोकतंत्र। भारत एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र है। भारत के संविधान में नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। विशिष्ट संविधान, सुविकसित लोकतांत्रिक संस्थाएं और सामाजिक प्रशासन में लोगों की भागीदारी इस लोकतंत्र की प्रामाणिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत जीवंत लोकतंत्र का दीप्तिमान उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है जिसे लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर UNGA को संबोधित कर रहा है।
भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। हम भारतीय जहां भी रहते हैं अपने लोकतंत्र पर गर्व करते हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विज्ञापन जो सही या वास्तविक न हो वो भ्रामक विज्ञापन है और उन कंपनियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा गलती करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कहा, महिला, जनजातीय और वंचित समुदाय के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोग देश की अंतरात्मा को जीवंत बनाए हुए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में निर्मित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों का मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय नौसेना की महिलाओं के एक दल ने अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा कर इतिहास रचा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए रविवार को अपना सबसे छोटा रॉकेट भेजेगा। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया। अमरीकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने अमरीका और चीन के मध्य बढ़ते तनाव के बीच टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। राष्ट्रमंडल खेलों में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में भारत के पहले रजत पदक विजेता बने। और सैफ अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला आज शाम भुवनेश्वर में। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों के दल ने डॉर्नियर 228 विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा करके इतिहास रच दिया है। मिशन को गुजरात के पोरबंदर में नौसेना एयर एनक्लेव स्थित नौसेना की एयर स्क्वाड्रन INAS 314 की 5 महिला अधिकारियों ने पूरा किया। मिशन की कप्तानी लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि इस अभियान के लिए महिला अधिकारियों ने कई महीनों तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपनी तरह के इस ऐतिहासिक उड़ान मिशन के बाद अब महिला अधिकारियों के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के लिए संभावनाएं बढ़ गई हैं। अमरीकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने आज सुबह टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। चीन और अमरीका के बढ़ते तनाव के बीच दोनों नेताओं की ये बैठक हुई। सुश्री पेलोसी एशियाई देशों के अपने दौरे में कल जापान पहुंची। सुश्री पेलोसी और अमरीकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान और दक्षिण कोरिया का दौरा किया। उन्होंने सोमवार को सिंगापुर से इस दौरे की शुरुआत की थी। वे ताइवान पहुंची थी, जिसके कारण चीन के साथ तनाव बढ़ गया था। चीन ने कल ताइवानी जल क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा मिसाइल परीक्षण किया। कई दशकों में किया गया ये सबसे बड़ा परीक्षण है। ताइवान ने इस परीक्षण की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये क्षेत्रीय शांति को कमजोर करने वाली विवेकहीन कार्रवाई है। उसने कहा कि चीनी सेना ने ताइवान के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम तटों के पास जल क्षेत्र में 11 डोंगफेंग श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 22 चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवानी जलडम भूमध्य की मध्य रेखा पार की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम की विशेष श्रृंखला में जम्मू और कश्मीर एक नई सुबह, नया दौर, नई उमंग, नई उम्मीद प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटर्स पर रात 9:15 बजे से प्रसारित किया जाएगा और ये हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह।
हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की आज तीसरी वर्षगांठ है। आज ही के दिन अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अलग संविधान था और अनुच्छेद 370 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य को एक विशेष स्वायत्तता का दर्जा हासिल था। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। राउंड रॉबिन लीग मैचों में बांग्लादेश पहले और भारत दूसरे स्थान पर है। फाइनल में दोनों टीमों के एक खिलाड़ी निलंबित रहेंगे। बांग्लादेश की टीम में शाहिदुल इस्लाम और भारतीय टीम में पार्थिव गोगोई नहीं खेल सकेंगे। और अब बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के कल 7वें दिन भी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। भारोत्तोलन में पुरुष हैवीवेट के फाइनल में पैरा लिफ्टर सुधीर ने 212 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा लिफ्टिंग में भारत के लिए ये पहला स्वर्ण पदक है। वहीं लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने इतिहास रचते हुए 8.08 मीटर की छलांग लगाई और भारत को रजत पदक दिलाया। मुरली श्रीशंकर भारत के लिए 19वां मेडल कंफर्म कर चुके हैं। सिल्वर मेडल भारत को मिला है लॉन्ग जंप में और भारत के इस चैंपियन सुपुत्र ने बताया है कि एथलेटिक्स में भी भारत का भविष्य उज्जवल है। मुरली श्रीशंकर अपनी 5वीं जंप पर इन्होंने ये मेडल कंफर्म किया था। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में इस स्पर्धा में किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी का ये पहला पदक है। कल भारतीय मुक्केबाजों ने भी विरोधियों पर दमदार पंच लगाते हुए भारत के लिए 4 पदक पक्के कर लिए। पुरुषों में अमित पंघाल, सागर अहलावत और रोहित टोकस, जबकि महिलाओं में जैस्मिन ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। कुल मिलाकर अब तक 7 भारतीय मुक्केबाज अपनी अपनी स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। एथलेटिक्स में महिलाओं में हिमा दास भी महिलाओं की 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जबकि मंजू बाला हैमरथ्रो स्पर्धा के फाइनल में है। पुरुष हॉकी में पूल बी में भारत ने वेल्स को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला और रीत टेनिसन भी अपने अपने मुकाबले जीतकर महिला सिंगल्स के अंतिम 16 में पहुंच गई है। वहीं पुरुष डबल्स में शरद कमल और साथियान गणासेकरन की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। बैडमिंटन में आकर्षि कश्यप महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत भी अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंच चुके हैं। स्क्वैश में महिला डबल्स में भारत की जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। खेलों के 8वें दिन आज से कुश्ती के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। महिला कुश्ती में विनेश फोगाट, पूजा गहलोत, साक्षी मलिक और अंशु मलिक, वहीं पुरुषों में बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और मोहित ग्रेवाल अपनी चुनौती पेश करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 6 स्वर्ण, 7 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ कुल 20 पदक लेकर 7वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने पर सुधीर को बधाई दी है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि उत्साहपूर्ण प्रदर्शन और समर्पण से ही उन्हें स्वर्ण पदक मिला है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी स्वर्ण पदक जीतने पर सुधीर को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज नई दिल्ली में स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे। श्री ठाकुर ने 15 जुलाई को इस श्रृंखला का प्रोमो जारी किया था। इस कार्यक्रम का 14 अगस्त से दूरदर्शन पर प्रसारण होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की ये विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महानतम संघर्षों में एक है।
आकाशवाणी समाचार से हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बोरदोलोई का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 5 अगस्त 1950 को हुई। बोरदोलोई का जन्म 6 जून 1890 को असम के राहा में हुआ था। वे पेशे से वकील थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1922 में जेल गए। बोरदोलोई 1936 में असम विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। 2 वर्ष पश्चात 1938 में वे असम के प्रधानमंत्री बने, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद 1939 में उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। असम के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देने के बाद बोरदोलोई को 2 बार जेल की सजा हुई। 1944 में रिहा होने के बाद वे 1946 में एक बार फिर असम के प्रधानमंत्री चुने गए। बोरदोलोई ने असम से संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। बोरदोलोई स्वतंत्र भारत में असम के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने प्रगतिशील औद्योगिक और शैक्षिक नीतियां लागू की और गुवाहाटी विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की। बोरदोलोई को लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया गया। महान राष्ट्रवादी गोपीनाथ बोरदोलोई का मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए 5 अगस्त 1950 को निधन हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान के लिए बोरदोलोई को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2002 में संसद में बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय गोपीनाथ बोरदोलोई को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम नीलकंठ दास को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 5 अगस्त 1884 को ओडिशा के पुरी जिले के श्री रामचंद्रपुर गांव में हुआ था। उत्कलमणि गोपबंधु दास, आचार्य हरिहर दास, पंडित गोदा बरिशा मिश्रा और पंडित कृपा सिंधु मिश्रा के साथ नीलकंठ दास सत्यवादी युग की पंच शाखा में शामिल हैं, जिन्होंने ओडिशा में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में पुनर्जागरण लाने और इसकी समृद्धि सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था। नीलकंठ ने ब्रिटिश सरकार की आकर्षक नौकरी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और सत्यवादी हाई स्कूल के हेडमास्टर के रूप में सेवा करना पसंद किया। बाद में उन्होंने उड़िया और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्हें उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में भी चुना गया। उन्होंने संबलपुर से सेवा नामक समाचार पत्र का संपादन किया। 1922 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के लिए हजारीबाग जेल में कैद कर दिया गया। मोने पोड़ो नहीं बाबू हे लागी जाई थी निदा माँ भौणी भवने भजी थी बेबी सादा। 1923 में नीलकंठ दास सेंट्रल असेंबली के सदस्य के रूप में चुने गए। उन्होंने 1926 में शिमला सम्मेलन में भाग लिया। 1928 में पंडित गोपबंधु की मृत्यु के बाद उन्होंने ओडिशा में कांग्रेस का नेतृत्व भी संभाला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें फिर 6 महीने के लिए कारावास हुआ। उन्होंने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आंदोलन शुरू किया और नव भारत नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया।
नीलकंठ दास ने गीता पर भाष्य भी लिखा। उनके महाकाव्यों में ओडिया भाषा की उत्कृष्ट कृतियों को शामिल किया जाता है। उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना में उनका अहम योगदान था। स्वतंत्रता के बाद नीलकंठ 1951 और 1957 में ओडिशा विधानसभा के सदस्य चुने गए। नीलकंठ दास ने 6 नवंबर 1967 को अंतिम सांस ली। इस महान देशभक्त नीलकंठ दास को हमारा शत-शत नमन। हम मुंबई निवासी शहीद हरगोविंद लाल जी का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई के बोरी बंदर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिलक दिवस समारोह में भाग लिया था। एक क्रांतिकारी जुलूस में पुलिस के लाठी चार्ज में वो बुरी तरह घायल हो गए और 5 अगस्त 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से हरगोविंद लाल जी को शत-शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। और फरहत, अब हमें बताएं क्या है खास आज के समाचार पत्रों में। जी मुनीश, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर संसद में चर्चा सभी अखबारों की सुर्खियों में छाई है। नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर पहली खबर है, ईडी पर पंजे का शिकंजा, खड़गे से 7 घंटे पूछताछ। राष्ट्र सहारा ने इसी समाचार को शीर्षक दिया है, खड़गे से ईडी की खरी, जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, ईडी की कार्रवाई पर संसद में हंगामा। हिन्दुस्तान और पंजाब केसरी ने अंतर्राष्ट्रीय हलचल को प्राथमिकता दी है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, चीन ताइवान में तनातनी चरम पर। वहीं पंजाब केसरी के पहले पन्ने पर पहली खबर है, चीन ने दागी 11 मिसाइलें। पत्र कहता है, चीन की सेना ने लाइव फायर एक्सरसाइज के तहत जिन 370 mm वाले PCL 191 रॉकेट्स को दागा है, उन्हें चीन का मिस्ट्री वेपन भी कहा जाता है। मकसद है ताइवान को डराना। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और नवभारत टाइम्स ने समुद्री निगरानी के लिए उड़ान भरने वाले नौसेना के पहले महिला दस्ते का समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, बेटियों ने पहली बार की अरब सागर की निगहबानी। अखबारों के पहले पन्ने पर डानियर 228 टोही विमान के साथ लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा, लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते, लेफ्टिनेंट पूजा पांडा और सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत की तस्वीरें ध्यान खींचती हैं। दैनिक जागरण ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत कश्मीर में हो रही तिरंगा यात्राओं के समाचार को प्रमुखता दी है। कश्मीर वादी में तिरंगा लहराते नागरिकों की खूबसूरत तस्वीर के साथ लिखा है, आज कोई नहीं आतंक का पोस्टर बॉय और पत्थरबाज भी हुए हवा हवाई। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के उल्लेखनीय प्रदर्शन को सभी अखबारों ने खेल पन्नों के अलावा पहले पृष्ठ पर जगह दी है। दैनिक ट्रिब्यून ने महिला जूडो में रजत पदक विजेता तुलिका मान, एथलेटिक्स में कांस्य जीतने वाले तेजस्विन शंकर और भारोत्तोलन के कांस्य पदक विजेता गुरदीप सिंह की मुस्कुराती हुई तस्वीरें प्रकाशित की हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कहा, महिला, जनजातीय और वंचित समुदाय के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले लोग देश की अंतरात्मा को जीवंत बनाए हुए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में निर्मित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों का मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से किया सफलतापूर्वक परीक्षण। भारतीय नौसेना की महिलाओं के एक दल ने अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा करते हुए रच दिया है इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए रविवार को अपना सबसे छोटा रॉकेट भेजेगा। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया है। अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। राष्ट्रमंडल खेलों में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता, जबकि मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में भारत के पहले रजत पदक विजेता बन गए हैं। और सैफ अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा आज शाम भुवनेश्वर में। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।